जिस दिन यहाँ आरटीआई कमिश्नर आ गया तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। ये मोदी ने दिखाया इंसान नहीं है, जानवर। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती। मोदी को वोट देगा, उसको समाधान के अंदर क्यों जाना है? कुत्ता, जानवर, चूहे, राक्षस, ये किसी बच्चों के बीच लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले शब्द नहीं है, बल्कि हमारे नेता चुनाव खत्म होते होते अपना आपा खोते दिख रहे हैं। बदजुबानी के इस खेल में कोई भी पार्टी पाक साफ नहीं है। वेव की बात करती हुई बीजेपी भी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर सीडी रिलीज कर रही है। तृणमूल कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहती है तो सलमान खुर्शीद को उनकी आंखें राक्षस जैसी दिखती है। नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों में पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी की पेंटिंग इतनी महंगी क्यों बिकी, और जवाबी हमले में फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि सारे मोदी समर्थक समुद्र में डूब जाए। इस खास कार्यक्रम में हम बस एक बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं, क्या 2014 के चुनाव में वोट डालने वाले लाखों भारतीयों का हक नहीं है कि उनके नेता शालीनता बनाए रखे, मुद्दों की बात करें, निजी अटैक करके लोगों को भटकाए नहीं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, कांग्रेस के मीम अफजल और वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव। स्वागत है आप सबका। श्रीवास्तव साहब, इतनी डेस्परेशन क्यों नजर आ रही है? देखिए, जब सत्ता थोड़ी दूर होती नज़र आती है तो ये अक्सर होता रहा है। पिछले 35 सालों से मैं चुनाव और राजनीति को देखता रहा हूँ, उसमें तो 75-77 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इतना गिर जाएगा मामला ये सोचना मुश्किल था। 2009 में ज़रूर इसका थोड़ा बहुत हमें मुजाहिरा देखने को मिला था, लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है और इसका निम्न स्तर कहाँ पर होगा ये सोचना अपने आप में मुश्किल होगा। आप हनीमून ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप कुत्ते कहते हैं, आप समुद्र में गिरा देते हैं, आप चाहते क्या हैं? और तय सिर्फ यही है कि इसके पीछे और एकमात्र उद्देश्य है कि वोटर को किसी तरीके से आप अपने पाले में रखे रहें, पाले में बनाए रखें। जो वोटर ने तय कर लिया लगभग वो वही चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपको एक पाले में बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक आदमी एक आरोप लगा रहा है तो दूसरों को काउंटर करने के लिए कुछ आप चाहिए। कल अडानी की बात आई थी, फिर वाड्रा की बात आ गई और आज फिर एक हवाला की बात आ गई। कुल मिला के एक डेस्परेशन जो है वो ये कि किसी तरीके से वोटर को जो उसके पक्ष में हो चुका है, जो उसके साथ है, उसको बनाए रखें। और अब आप ये सोचना मुश्किल है कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, किस बात को लेकर के चुनाव हो रहा है। क्यों कहने को तो गवर्नेंस के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था, करप्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन संबित पात्रा, अकुश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अगर सत्ता खोने की डेस्परेशन है तो ऐसी बातें निकल कर आती है। आप तो वेव की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपका पक्ष मजबूत है, तो इतनी डेस्परेशन बीजेपी में क्यों नजर आ रही है? बीजेपी में कोई डेस्परेशन नहीं है तमन्ना जी। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो रिलीज कर रही थी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से मंच पे से कहा था कि हम केवल 2 शब्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। और क्या हुआ संबित? उसके बाद क्या हुआ? विषय है 2014 में मैं बता रहा हूं तमन्ना जी, आप देखिए 2014 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नदारत हैं, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हो रही है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान में वो लामबंद हो गए हैं मोदी के खिलाफ। और किस प्रकार से वो आक्रमण कर रहे हैं। एकमात्र आदमी जो कि स्टेबिलिटी दे सकता है हिंदुस्तान की राजनीति को 2014 में, मोदी को। कोई उन्हें जानवर कह रहा है तो कोई समुद्र में फेंकने की बात कह रहा है। और ये जो इतिहास है ये मौत के सौदागर से शुरू करते हुए जहर की खेती से, जहरीले लोग से होते हुए जानवर तक आके पहुंचा है। बड़ा दुखद विषय है। और इस पर सवाल हम मीम अफजल से जरूर पूछेंगे, लेकिन डेवलपमेंट के मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है कि अगर सब लामबंद हो गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इतना डर लग रहा है उनको नरेंद्र मोदी से, तो आप लोगों को दामाद श्री की सीडी रिलीज करने की क्या जरूरत है? ममता बनर्जी के 1.8 करोड़ रुपए की पेंटिंग के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि आप जवाब दें फारूक अब्दुल्ला को और कहे कि आप शक्ल अपनी देख लो आईने में और खुद डूब जाओ? आप तो स्तर रखे अपना। फिर तमन्ना जी, आप ये बताइए, एक प्राइवेट सिटीजन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरह लूट रहा है वो भी इतने वर्षों से, तो क्या प्रमुख विपक्षीय पार्टी कुछ ना कहे और दामाद जी को छोड़ दे बेलगाम?
कि वो जाके यहां वहां जितनी भी जमीनें हैं उनको हड़प ले। और हम कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम आरोपों के साथ, वो बुकलेट मेरे पास अभी भी मौजूद है, हम तमाम आरोपों के साथ यहां चेक नंबर तक लिखे हुए हैं, किस चेक के माध्यम से यहां ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, और पूरे ट्रांजैक्शंस को हमने एकदम एक बुकलेट के फॉर्म में रिलीज किया है। मुझे तो लगता है इसमें हमें पीठ थपथपाना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने पोल खोल दी है दामाद जी की। जी मीम अफजल साहब, आपकी तरफ से भी पर्सनल अटैक्स, सलमान खुर्शीद कहते हैं कि मोदी जी की आंखें राक्षस जैसे हैं, प्रियंका गांधी कहती है कि चूहों जैसे भाग रहे हैं, छप्पर इनकी छाती है लेकिन दिल में दया नहीं है, वगैरह वगैरह। क्या आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये सब कहकर? देखिए, हम कोई पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मान रहे। हमारा ये मानना है कि एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे कुछ बातों का इनसे जवाब चाहिए। मैं 5 लोगों के नाम गिनवाता हूं जिनके बयानात आए हैं। मैं अभी नेहरू परिवार और गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, उन पर तो ये शुरू से ही मुसलसल अटैक कर रहे हैं। अभी खुद ही कहा कि प्रधानमंत्री रेस में नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं हो रही, सरकार तो कहीं है ही नहीं, तो इनकी लड़ाई सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार से हो रही है। ये कह के इन्होंने साबित कर दिया कि इसीलिए जाती तौर पर हमले कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं दामाद श्री, वो किताबचा भी दिखा रहे हैं। हमारा स्तर अभी इतना नहीं गिरा है कि हम पत्नी श्री और स्नूप श्री की सीडी लेकर के आए और किताबचे छाप करके इनको दिखाएं। ये बयान तो आ चुके रिकॉर्ड हैं। क्या है अफजल साहब, ये बयान तो आ चुके हैं अभी। हाँ, तो बयान बस। अच्छा, आपने सीडी नहीं रिलीज अभी की है, आपको लेकिन याद बयान तो आ होगा चुके हैं। तमन्ना जी, आपको याद होगा अभी 4-5 रोज पहले मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने उस टेलीविजन चैनल को एक बात कही थी और यह कहा था कि वाड्रा के बारे में जब सवाल पूछा गया कि क्या आप उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, क्या आप ऐसा कुछ करेंगे, तो पता है क्या कहा था उन्होंने कहा था मैं इस गंदी राजनीति को करने के लिए नहीं आया हूं जी। आज भारतीय जनता पार्टी उसी गंदी राजनीति के अंदर लिप्त है और ये कोई किसी ने बाइट नहीं दी है कि संबित पात्रा ने खड़े होकर बाहर बीजेपी के दफ्तर के कोई बाइट दे दी हो। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर ये सीडी और ये किताबचा जो दिखा रहे हैं उनको रिलीज किया गया है। तो गंदी राजनीति कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी अपने आप को इससे अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह, प्रवीण तोगड़िया, बाबा रामदेव, अभी आ रहा हूं। तमन्ना जी 5 लोगों के नाम सुन लें। बातों को काट क्यों नहीं देते हैं? आप फोकस कीजिए गवर्नेंस पर, आप फोकस कीजिए डेवलपमेंट पर, या आपको लग रहा है कि उससे बात नहीं बनेगी? संबित नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय तमन्ना मैं ये रखना चाहता हूं। क्यों ये देखा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार का हिस्सा है? रॉबर्ट वाड्रा को आप गांधी परिवार से अलग करके देखिए। जो काम रॉबर्ट वाड्रा ने गांधी परिवार के हेल्प से किया है वो जघन्य अपराध है। जिस प्रकार से लेकिन जब खुद नरेंद्र मोदी, संबित जब खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी, मैं इस गंदी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। ये 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान में बिजनेस है, सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। एक-एक करके लेना देना है अडानी से, जिन्होंने सरकारी जमीनों को बेचने का काम किया है। छोड़ा नहीं जाना चाहिए। 300 करोड़ पर आपको बड़ा तकलीफ हो रही है। ये बताओ 40,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया अडानी के पास? तमन्ना जी, फिर आप अपना जवाब दीजिए। मीम साहब, आप ऐसे बौखलाइए मत प्लीज, समझ में नहीं आएगा। संबित देखिए तमन्ना जी, महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए मोदी जी के बड़े कद को। मोदी जी से पूछा गया कि क्या आप जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप दामाद श्री को जेल में डाल देंगे, तो मोदी जी ने अपने ऊंचे पद का परिचय देते हुए कहा कि नहीं, हम ऐसे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जो भी न्याय के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत होगा। अरे इतना परेशान मीम साहब, इतना परेशान मत होइए, सच्चाई को लड़ने की क्षमता रखिए। अगर वाड्रा जी ने गलती की है तो गलती को कबूल करिए। इतना छोटा क्यों हो गया बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी कहाँ हमें अपने कद से कोई मतलब नहीं है। हम सब सुनिए, नहीं, हमें सिर्फ मोदी जी के कद से मतलब है। मैं उत्तर बाबा रामदेव को हम भूल जाए, बाकी जो सब आप कह रहे हैं आप भूल जाए। आप यहाँ पर प्रॉब्लम ये है संबित कि नरेंद्र मोदी जी अपने इंटरव्यूज में कुछ और बोलते हैं, लेकिन जो बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ नेता और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जाकर कुछ और कहते हैं, दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि आप असली सिग्नल क्या देने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं जहाँ मुझे लगता है तक ये अगर आप सवाल मुझसे संबित के लिए सवाल है, फिर मैं आती हूँ मीम अफजल और अकुश श्रीवास्तव के पास। नरेंद्र जी संबित, देखिए मैं आपको बता दूं, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उनके मुंह से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला हो जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट से बाहर है। मगर आप कृपा करके गांधी परिवार को भी देखिए। आप देखिए, मौत के सौदागर शब्द को खुद सोनिया गांधी जी ने रखा। वो आज नहीं, 2009 में ही ये प्लांटेशन उन्होंने कर दिया था। उसके बाद राहुल जी क्या बोलते हैं, जहर की खेती हो रही है, बीजेपी के लोग जहरीले लोग हैं। यहां तक उन्होंने ये भी कह दिया था बीजेपी में सारे लोग चोर हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर किसी ने किया है तो वो खुद गांधी परिवार के लोगों ने किया है। और कल अति हो गई जब खुद प्रियंका गांधी कह रही है कि बीजेपी के लोग चूहे हैं। अब ये चूहे बिल्ली वाला खेल खेलने का जमाना रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल संबित, आपकी बात सही, लेकिन आपको बस याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी ने AK-49 की बात की थी। जी आपको बस याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी ने ही AK-49 की बात की थी। जी देखिए, AK-49 अरविंद केजरीवाल 49 कोई असंवैधानिक शब्द या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। वो सिर्फ ये याद दिलाता है कि अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरे बोले हैं वो अनपार्लियामेंट्री है। खेती कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपके मुताबिक यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान चूहा, आपके मुताबिक चूहा और AK-49 में बहुत फर्क है। चूहा और AK-49 में बहुत फर्क है। हनीमून की बातें करना, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की शालीनता नहीं है कि आप दलितों के घर में जाके ये हनीमून करते हैं वैसे। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, नहीं, हनीमून की बातें बीजेपी ने नहीं की है। हनीमून की बातें बीजेपी ने नहीं की है। आप पूरी तरह से डिनाउंस करते हैं बाबा रामदेव को, ठीक है। अकुश श्रीवास्तव जी, आपके मुताबिक इस सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? वोटरों का हो रहा है कि खुद नेताओं का? नहीं, देखिए, इस सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी राजनीति का हो रहा है। हमको जो देख रहे हैं उनका हो रहा है। और भारतीय राजनीति किस हद तक चली गई उस चीज़ का हो रहा है। आपको ये समझना होगा, ये राजनीति का खेल है। अभी अगर 16 तारीख के बाद किसी एक को सरकार अगर बन गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप ये देखिएगा, इन्हीं शब्दों का फिर इनको दोहराया जाएगा और इन्हीं के आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्हीं के आधार पर आगे की चीज़ें भी होंगी। क्योंकि तय है, जब अगर एक या दो दलों, मतलब भाजपा या कांग्रेस के अलावा किसी के पास सत्ता जाएगी तो फिर ये और बुरा हाल होने जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप क्यों नहीं मनमोहन सिंह के बारे में जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं बीजेपी जो है जमीन के मामले में अपना साफ अडानी को लेकर के बातचीत करती है? क्यों टाल मटोल का रवैया अपनाया जाता है? सीधी बात क्यों नहीं की जाती? सीधी बात इसलिए नहीं की जाती है, ना तो कांग्रेस इस हमाम में साफ है और ना ही बीजेपी साफ है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसको जीतने की बिल्कुल डेस्परेशन में है। भाजपा को लगता है कि अब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अच्छी खासी स्थिति में हैं और किसी भी तरीके से खींच करके हम 272 की जो रस्सी है उसको कूद जाएं किसी तरीके। तो ये दोनों डेस्परेशन है, दोनों लोगों में बिल्कुल एक उतारू है एक दूसरे को गिराने के लिए। ये बहुत खराब हो रहा है और इसी का माहौल को, और इससे दिख रहा है माहौल खराब हो रहा है। इसका क्या परिणाम होगा और क्या इसका परिणाम चुनाव के बाद भी नजर आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिस दिन यहाँ RTI कमिश्नर आ गया तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। ये मोदी ने क्या है, इंसान नहीं है, जानवर है। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलत बंद हो जाती। मोदी को वोट देगा, उसको समाधान के अंदर क्यों जाना है? यहाँ गई बातें महंगाई के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर हम सुन रहे कि किसे समुद्र में कूद जाना चाहिए और कौन चूहा है और कौन जानवर है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने जब अपना अटैक खोला है, वो भी रॉबर्ट वड्रा की डिफेंस में, आपको लगता है कि एक तरह से स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है? क्योंकि इसके बाद जितना फोकस पड़ा है रॉबर्ट वड्रा पर, शायद उसके पहले नहीं पड़ रहा था। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि जब इस तरह की बातें इनकी तरफ से हुई हैं, तब जवाब में प्रियंका जी ने इनको ठीक से जवाब दिया है। कई और हमने कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी है। मैं सुन लीजिए, मेरा कहना यह है कि हमने कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि उन्होंने बहादुरी दिखाई है और इनको आईना दिखाने का काम किया है। आप अभी काफी कोशिश कर रही थी कई बातों को बताने की। मैं 5 व्यक्तियों के नाम लेता हूं, उनको जरा नोट कर लें। जी, पहला बयान दिया था प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने, और दिल्ली के अंदर ओखला के इलाके के बारे में कहा था कि ये आतंकवादियों का इलाका है। दूसरा बयान दिया अमित शाह ने
मुजफ्फरनगर में वो छुपा हुआ नहीं है जिसमें बदले की राजनीति करने की बात की गई थी। तीसरा बयान दिया था गिरिराज किशोर सिंह ने, जिन्होंने पाकिस्तान भेजने की बात कही। चौथा बयान दिया तोगड़िया जी ने, जिन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के इलाकों के अंदर माइनॉरिटीज के अगर कहीं आए तो उनका मकान खाली करा लो, उन पर कब्जा कर लो। पांचवा बयान दिया है बाबा रामदेव ने, और वो आपने सुना और अभी आपने बताया। बिल्कुल, और यहाँ पर संबित के पास, संबित पात्रा के पास भी शायद पूरी एक फहरिस्त है, लेकिन यहाँ पर हम बयान गिनाने जाएं उससे पहले आप मुझे बताइए मीम अफजल साहब कि क्या ये सही नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस हो या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो हम आज देख रहे हैं, या अखिलेश यादव जो निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में, संबित पात्रा जब कहते हैं कि सारी पार्टियां बीजेपी को रोकने और नरेंद्र मोदी को रोकने लामबंद हो गई हैं, वो सही नहीं है क्या? देखिए, अगर कोई आदमी हर पार्टी के व्यक्तियों के खिलाफ बदतमीजी करेगा और उल्टे सीधे बयान देगा तो रिएक्शन तो होना है। जी संबित, यहाँ पर आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिक्स में सिर्फ आप ही ऐसे शानदार व्यक्ति हैं कि आप किसी भी किस्म की बात करेंगे और लोग उसे बर्दाश्त करेंगे? संबित, आप इसका रिस्पांस आपके पास तैयार होगा, लेकिन इसके साथ एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी, और यहाँ सीधे कांग्रेस की बात नहीं है। अगर 16 मई के बाद बीजेपी और एनडीए के नंबर्स शॉर्ट होते हैं मैजिक फिगर से, तब आपको बात करनी होगी जयललिता से, ममता बनर्जी से। अब से इन लोगों से क्यों झगड़ा मोल कर बैठे हैं आप लोग? देखिए तमन्ना, मैं आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से से शुरू करता हूं उत्तर देना। हमें 272 से अधिक 300 प्लस सीटें मिलेंगी, इसलिए मुझे लगता है हम बहुत आश्वस्त हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, साहब ने 5 लोगों के नाम गिनाए जिनमें से कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। हाँ, मैं मुबारकबाद ग्रहण करता हूँ। साहब आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं मिठाई के डब्बे के साथ मुबारकबाद ग्रहण करता हूँ। नहीं, बिल्कुल संघ परिवार, सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। संघ परिवार के मेंबर तो हैं। महत्वपूर्ण बात करूं कि आज आपने एक बहुत संजीदा विषय पे डिबेट रखा है। मीम साहब, आप बड़े हैं, कृपा करके पूरे उत्तर को सुन लीजिए। मिठाई खा ली है मैंने आपकी, कांग्रेचुलेशन ले लिया है, अब उत्तर सुन लीजिए। देखिए तमन्ना जी, आपने कहा कि ये जो डिबेट पूरा हो रहा है, ये हो रहा है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे, गवर्नेंस के मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं, और ये जो बेफजूल की बातों पे क्यों लड़ रहे हैं। तो मैं एक बहुत पते की बात आप मीम साहब से मेरे थ्रू से पूछिए। आप देखिए, मैं पते की बात ये करना चाहता हूं कि जो वाड्रा जी हैं, उन्होंने अपनी माता श्री मॉरिन के साथ मिलकर एक स्काईलाइट कंपनी खोली, उसमें इक्विटी 1 लाख रुपए का रखा। उसके बाद 2008 में ही जब इन्होंने गुड़गांव में जमीन खरीदी 3.5 झूठे आंकड़े हैं आपके पास, इसका कोई परिमाण नहीं है, ड्राफ्ट चेक, इसका कोई परिणाम आपके पास नहीं है। अरे सुन लीजिए, जब एक न्यूज चैनल के ऊपर सच्चाई बोली जाती है, हम फैक्ट कोई बात नहीं है। श्रीवास्तव जी, अडानी की बात करिए, अडानी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कोशिश करते हैं, यहाँ पर चर्चा में अडानी की बात भी मैं करूंगा, आप श्रीवास्तव जी यहाँ पर प्लीज टाइम आउट। मीम अफजल साहब और संबित पात्रा, श्रीवास्तव जी बातों का जवाब आपको लगता है अगर बीजेपी अपना चुनाव का फोकस डेवलपमेंट से शिफ्ट करके रॉबर्ट वाड्रा पर केंद्रित करती है, क्या रॉबर्ट वाड्रा, अडानी के बारे में बताइए कितनी दौलत बढ़ गई, या क्या रॉबर्ट वाड्रा या अडानी आज के वोटर के लिए, हर वोटर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? अब आप दोनों लोग जरा चुप हो जाइए, जरा चुप हो जाइए। मीम जी एक मिनट संबित, आप भी चुप होइए और आप भी चुप होइए, अब सुनिए जरा सा। ये जो बात है, इसमें अब जो मुद्दा है बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो एक चेहरा ऐसा है जो चर्चित चेहरा है और सीधे एक परिवार से जुड़ते हैं जो सत्ता में रह चुका है, गांधी नेहरू परिवार का हिस्सा रहे हैं और उनका एक अलग से है और चर्चित है, इसलिए उन पे भाजपा अपना अटैक कर रही है। अडानी क्योंकि एक ज़मीन के मामले में एक बात आई है, इसलिए उनको कांग्रेस को एक वो लिया है। लेकिन मैं एक दूसरा इसके साथ साथ और जुड़ा एक सवाल उठाऊँ। भारतीय राजनीति में दिग्विजय सिंह नाम के एक ऐसे सज्जन हैं जो इस पूरे बहस के प्रणेता हैं। शुरू से ले लीजिए आप, तो आप देखेंगे पिछले 12-15 सालों से कोई भी जितने विवादास्पद बयान हैं वो दिग्विजय सिंह से शुरू होते हैं और बाद में कांग्रेस के पास में जो और भी नाम है उसमें जुड़ जाते हैं। उसमें दिक्कत
जब शुरू हुई है, दिग्विजय सिंह तक तो ठीक था क्योंकि एक आपस में लड़ाई हो जाती थी उनकी, लेकिन परिवार में जब सीधे सीधे सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका, राहुल आ जाते हैं तब ये दिक्कत होती है और कांग्रेसियों के लिए ये बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है क्योंकि जिन पे वो वोट मांग रहे हैं उन पे सीधा हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी, तो मोदी पर जब होने लगता है हमला तो भाजपा बहुत चुप नहीं रहने वाली होती है। और मोदी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, ये दोनों ही लोग जो आरोप लगाने के सिलसिला जब बिल्कुल निचले स्तर पर हो जाता है, ब्लो द बेल्ट मामला हो जाता है, तो उसमें गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। भाजपा पे कुछ नेता को छोड़ दीजिए, उसमें कंपैरेटिवली ऐसे बहुत कम हुए, लेकिन अगर हाँ संघ परिवार का अगर आप जोड़ने लगेंगे, तोगड़िया जोड़ेंगे और रामदेव जोड़ेंगे, ये बात जरूर है कि तोगड़िया और रामदेव को भाजपा ने जिस तरीके से कमेंट करना चाहिए, जिस तरीके से उनका बचाव नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं की है, निंदा नहीं की है उनकी, जो करनी चाहिए, अगर वो करती तो भाजपा निश्चित रूप से आगे। इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट, इस सब का असर क्या होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ फेस बचे हैं, काफी महत्वपूर्ण सीट बचे हैं, क्या वोटर इस सबसे इन्फ्लुएंस करता है? क्या वोटर एंड ऑफ द डे क्या उसकी चिंता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कितने पैसे बनाए, नहीं बनाए, अडानी ने कितना जमीन लिया, टॉफी के भाव में लिया कि किस भाव में लिया? डज द वोटर केयर? देखिए, जो भी उसने मन बनाया होगा, कि अडानी का मामला भी कोई आज का मामला नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा का मामला लगभग 8-10 महीने से चल रहा है और लोग सब जानते हैं। हाँ, क्योंकि अब मोदी उसको और बड़ा मामला बनाने के लिए लगे तो इसलिए लोगों को लगने लगता है। गांधी परिवार पर इस तरीके के आरोप पहले से लगते रहे हैं, तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। तो उसने, वोटर ने जो मन बनाया हुआ, मुझे लगता है, और मैं जो समाजशास्त्र का अगर विद्यार्थी हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें ऐसी चीजें वो उसको बहुत अनदेखा करता है, सिर्फ मजे ले रहा है और अपने आप को कोस ये रहा होगा कि भारतीय राजनीति का हो क्या गया है, किस निचले स्तर पर हो गई थी। हमने बातचीत शुरू की थी विकास से, हमने बातचीत शुरू की थी विकास से, हमने बातचीत की थी, मैं व्यू लेना चाहूंगी संबित और मीम अफजल का। अंत में आपसे एक एक व्यू लेना चाहूंगी कि जितने दिन बचे हैं 16 मई तक, 12 मई तक एक्चुअली, क्या उसमें हमें थोड़ी और शालीनता दिखेगी या बातचीत का स्तर और भी गिरने वाला है? संबित और फिर मीम अफजल साहब। देखिए तमन्ना जी, आपने खुद अपने पूरे बहस में एक बहुत अच्छी बात कही और अभी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि हमने पूरे विमर्श को शुरू किया था विकास से। तो आप बताइए, शुरू किसने किया था? विकास और गवर्नेंस पे किसी ने शुरू किया था तो वो नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था कि आइए ये चुनाव हम करप्शन के खिलाफ लड़े, ये चुनाव हम विकास के मुद्दे पे लड़े। और आप ही बताइए किसने डिरेल कर दिया? जिस दिन आदरणीय सोनिया जी ने जहर की खेती कही, उसी दिन डिरेल करने की कोशिश की गई। और मुझे लगता है डेवलपमेंट से डिरेल करना, कम्युनलिज्म की ओर ले जाना और पोलराइज करना, यही कुछ वेपन ऑफ कांग्रेस के पास शेष रह गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डूबती नैया है और अंतिम लाइफ जैकेट के रूप में अंतिम लाइफ जैकेट है। मीम अफजल साहब, अंत में क्या थोड़ी सी शालीनता देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं गलतफहमी दूर कर दूं, ये बहुत जगह पर कोट करते हैं संबित जी कि सोनिया जी का बयान आपको पता है 2002 के बाद का है, वो अभी का बयान नहीं है। लेकिन ये जो आपने डीरेल किया ना अपनी ही ट्रेन को, वो गुजरात से जो निकली थी वो डीरेल हुई मुजफ्फरनगर में आकर, जब आपके नेता जो वहां के इंचार्ज हैं अमित शाह साहब, उन्होंने बयान दिया था बदले की बात में। उस दिन से मामला बिगड़ा है। और मेरा ये मानना है तमन्ना जी कि अगर मोदी जी के कटाक्ष बरकरार रहेगी तो जवाब उनको बराबर मिलते रहेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी। पूरी तरह से समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिन में भाषा का प्रयोग थोड़ा सुधर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिस दिन यहाँ आरटीआई कमिश्नर आ गया तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। ये मोदी 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 ने क्या है, इंसान नहीं है, जानवर। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती। मोदी को वोट देगा, उसको समाधान के अंदर क्यों जाना है?